गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज है 5 जुलाई, तो बात करेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट है, बिल गेट्स जी का एक कथन है, सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। यानी कि जब हम सफल होते जाते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलती जाती है, तो उससे हम सीखते नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर जो अभिमान है वो आ जाता है ना। एक तरीके का घमंड हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सीखना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम असफल होते हैं, अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसमें जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, और अगर हमें उन कठिनाइयों से लड़ते हुए असफलता मिलती है, तो हम हर असफलता के बाद कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, एक स्टूडेंट की तरह। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि सफल होइए या असफल होइए, आपको सीखते रहना है, क्योंकि जब तक जिंदा रहना है तब तक सीखते रहने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसीलिए अगर आप किसी विद्वान से पूछते हैं, किसी प्रोफेसर से पूछते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं तो इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ। अपने आप को वो क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। क्योंकि विद्यार्थी बोलने का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट के बारे में वो सीखना चाहते हैं, न कि उस सब्जेक्ट के बारे में वो सब कुछ जान चुके हैं। तो आइए बिल गेट्स जी को याद करते हैं और उनकी विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं, और उनकी तरह काम करने की कोशिश भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अभी जो बात हो रही है वो स्पेन में हुआ है मैलोर्का चैंपियनशिप। और मैलोर्का चैंपियनशिप स्पेशली टेनिस से रिलेट करता है, यानी टेनिस से जुड़ा हुआ चैंपियनशिप है ये। और इसमें एटीपी युगल खिताब जीता है भारत के टेनिस खिलाड़ी यूकी भांवरी ने। किसके साथ मिलकर? तो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं लॉयड हैरिस। तो लॉयड हैरिस के साथ साझेदारी करी, जोड़ी बनाई और एटीपी डबल्स टाइटल जीत लिया है भारत के टेनिस खिलाड़ी यूकी भांवरी ने। और इस तरीके से जो एटीपी डबल्स टाइटल है उसमें इनकी रैंकिंग भी सुधरी है, और इनकी रैंकिंग अब हो गई है 58 नंबर पे। और साथ ही अगर लॉयड हैरिस के बारे में बात करें तो इनकी रैंकिंग कितनी है? तो ये 31 नंबर पे इनकी रैंकिंग आती है। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली स्पेन में मैलोर्का चैंपियनशिप के बारे में, जो टेनिस से रिलेट करता है चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्पेन के बारे में। जैसा कि स्पेन के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि स्पेन यूरोप का एक देश है, यानी जो यूरोप महाद्वीप है उसमें आपको स्पेन देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? तो मैड्रिड इसकी राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सांचेज हैं। और राजा यहाँ के स्पेन के फिलिप 6 यहाँ के राजा हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक जी हैं, जिनके बारे में जानते हैं हम। और आपको ऋषि सुनक के साथ में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनकी एज क्या है? तो 101 साल के हैं ये। और इनका नाम है राजिंदर सिंह धट। तो राजिंदर सिंह धट को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, उनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट का जो प्राइज है वो दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिया गया है, यूके इंडिया वीक रिसेप्शन के दौरान। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्या काम करा जिसकी वजह से इन्हें प्राइज दी गई है? तो स्पेशली इनकी जो उत्कृष्ट सेवाएं हैं, और स्पेशली जो इन्होंने भारतीय युद्ध के दौरान जो सैनिक थे उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए जो काम किया है, उसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 4 देशों से मिलकर बना है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इन 4 देशों के नाम भी पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, और सम्राट चार्ल्स थर्ड हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के सम्राट हैं वो भी चार्ल्स थर्ड ही हैं। ओके, तो हमने बात कर ली ऋषि सुनक के बारे में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और उनके द्वारा जो राजिंदर सिंह धट हैं, जो उनको प्राइज दिया गया है पॉइंट ऑफ लाइट, इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश का जो भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, तो देश का जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, उसने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी, है ना, अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कामेश्वर राय कोदावंती को नियुक्त किया है। कामेश्वर राय कोदावंती अब क्या हो गए हैं? ये स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो
कब से स्टार्ट होगा, तो 1 जुलाई से इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया है। और ये किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं चरणजीत सुरविंदर सिंह अत्रा की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। चरणजीत सुरविंदर सिंह अत्रा की जगह पर नियुक्त किए गए हैं कामेश्वर राय कोदावंती स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, और इनका कार्यकाल 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। क्लियर, समझ में बात आ गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी जो इसकी जानकारी है इसके इतिहास की उसको खंगालने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत का सबसे पुराना बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1806 में करी गई थी, और उस समय इसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। ओके, बाद में इस बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसके बाद जब 1955 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम सबको अच्छे से पता है कि 1949 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब चल रही थी तो 1955 में भारत सरकार ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो उस दौरान इस बैंक का नाम यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। क्या कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था। इसकी स्थापना के बारे में इसीलिए अगर मैं बोलूँ, इस बैंक के नाम के साथ, देखो बैंक तो बहुत पुराना है, ठीक है, 1806 का बैंक है ये, लेकिन इसको भारतीय स्टेट बैंक नाम कब दिया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को दिया गया था। इसीलिए इसकी स्थापना कब की गई है, तो भारतीय स्टेट बैंक की, तो 1 जुलाई 1955 आप बताएंगे। अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा है, और इसका मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर जी को नियुक्त किया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के रूप में नियुक्ति पाने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन थे, तो पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, और उसके बाद दूसरे कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे गुलशन रॉय, और तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर बन गए हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के रूप में, जिन्हें नियुक्त किया गया है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम को अंजाम दिया जाता है इनके द्वारा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर जी के बारे में। ओके, देखिए अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें, तो कोल इंडिया लिमिटेड एक तरीके का पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की एक फर्म है। तो इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और पीएम प्रसाद जी के बारे में बात किया जाए तो पीएम प्रसाद जी इसके पहले एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल तक काम कर चुके हैं। क्लियर, समझ में बात आ गई। तो हमने बात कर ली पीएम प्रसाद जी के बारे में, जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पब्लिक सेक्टर का एक फर्म है ये, और विश्व के सबसे बड़े जो कोयला उत्पादक वाला एक सरकारी फर्म के रूप में इसको जाना जाता है। यानी कोयला उत्पादन के क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर का ये सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर श्रेयांका पाटिल के बारे में बात कर रहे हैं। श्रेयांका पाटिल के बारे में बात करते हुए मैं पहले आपको बता दूं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बिलोंग करती हैं, और साथ ही ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हो गई हैं जिनको कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी WCPL के लिए साइन किया गया है। और ये क्रिकेट में स्पिन गेंदबाज के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए चुनी गई थी श्रेयांका पाटिल, और अब ये कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए भी साइन करी गई हैं, और ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ओके, अच्छा, श्रेयांका के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि चीन के हांगकांग में जब महिला इमर्जिंग एशिया कप हो रहा था, तो उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इनके द्वारा जीता गया था। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली श्रेयांका पाटिल के बारे में, जिनको कैरेबियाई प्रीमियर लीग के लिए
चुना गया है। WCPL 2023 के बारे में बात करें या जिसको हम कैरेबियाई प्रीमियर लीग कह रहे हैं उसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच है इसमें 11 दिन तक 7 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। और साथ में इसमें 3 टीमें भाग लेंगी। वो 3 टीमें कौन कौन सी हैं? तो बारबाडोस रॉयल्स, गुयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनिबाग नाइट राइडर्स। तो ये 3 टीमें हैं जो भाग लेंगी WCPL में, ओके। और 11 दिनों तक चलेगा, 7 मैच खेले जाएंगे और इसमें भारत की जो श्रेयांका पाटिल हैं उनको चुना गया है, साइन किया गया है। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है, तो स्मृति ईरानी जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। और स्मृति ईरानी जी भारत की महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं ये, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं कि मिशन वात्सल्य चलाया गया है भारत का जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसके तहत, और इस मिशन वात्सल्य के तहत ही निर्भया योजना चलाई गई है। और उसी निर्भया योजना के तहत एक योजना, एक राहत योजना स्टार्ट की गई है। इस राहत योजना के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली ये राहत योजना किसके बारे में है इसके बारे में भी बात करेंगे। स्पेशली देखो, वो लड़कियां जिनके साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन नाबालिग लड़कियों को की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, भोजन की सुरक्षा के लिए इस योजना के तहत व्यवस्था करी जाएगी। उनको फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी और जिस भी तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये योजना चलाई गई है मिशन वात्सल्य योजना के तहत, निर्भया योजना के अंतर्गत। और इसमें ये बोला गया है कि इसमें 18 साल तक की युवतियां हैं और इसके साथ साथ 23 साल तक की युवतियों को भी लिया गया है, ठीक है। और इसके लिए केंद्र खोले जाएंगे जहां पर इनकी देखभाल करी जाएगी। और साथ में ही स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये भी बोला गया कि देश में लगभग 415, आप देख सकते हैं, 415 पॉक्सो अदालतें खोली जाएंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर इस तरीके के मामले होते हैं तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जा सके, ठीक है। 415 पॉक्सो अदालतें खोलने के बारे में भी बात की गई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली मिशन वात्सल्य के तहत जो योजना स्टार्ट की गई है, जो राहत पैकेज स्टार्ट किया गया है उसके बारे में, ओके। अच्छा, मिशन वात्सल्य को समझते हैं क्या है। देखो, मिशन वात्सल्य कई बार मैंने भी पढ़ाया होगा, शायद कहीं पर आपने सुना भी होगा। तो मिशन वात्सल्य को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके तहत 2021 को स्टार्ट किया गया था इसे, और इसका नाम था अम्ब्रेला योजना। क्या नाम था? अम्ब्रेला योजना। स्पेशली महिलाओं के और बच्चों के संरक्षण के लिए ये योजना स्टार्ट करी गई थी। और इस योजना को क्रियान्वित कब करा गया था? तो 1 अप्रैल 2022 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। स्पेशली इसका जो उद्देश्य था कि बच्चों का स्वास्थ्य और उन स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, और जो उनका बचपन है उसमें एक तरीके से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। और इसके लिए राजधानी में, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मानव दूध बैंक भी खोले गए थे। उसकी राष्ट्रीय दूध मानव बैंक की स्थापना करी गई थी। और साथ में ही इस योजना के तहत लगभग 2021 और 2022 का जब बजट आया था, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में, ये बताया गया कि मिशन वात्सल्य योजना के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यानी 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए मिशन वात्सल्य योजना के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर था 2021 और 22 के लिए, ओके। और इसमें शिशु मृत्यु दर को भी कम करने की कोशिश की गई है मिशन वात्सल्य के तहत। तो ये पूरी जानकारी है मिशन वात्सल्य के बारे में, ओके। देखिए, मिशन वात्सल्य के बारे में बात करें तो अगर इसके हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ये कई सारे फ्रेम से और कई सारे नामों से गुजरा है। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2009 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 3 तरीके की योजनाओं को लाने के बारे में बात कही। एक तो किशोर न्याय कार्यक्रम चलाने के बारे में बात की गई, एकीकृत कार्यक्रम चलाने के बारे में बात की गई, और बाल गृह सहायता योजना, एक योजना स्टार्ट की गई, ठीक है। और इसके बाद 2009 में जब ये तीनों योजनाएं चलाई गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो 2010 में इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एकीकृत बाल संरक्षण योजना
बना दिया गया, यानी एकीकृत बाल संरक्षण योजना के नाम से इसे जाना गया। फिर 2017 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया बाल संरक्षण सेवा योजना। ठीक है, इसके बाद 2021 में पुनः इसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया, यानी फिर से इसका नाम बदला गया 2021 में और इसका नाम क्या कर दिया गया, पुनः वात्सल्य। इसीलिए मैंने बताया आपको कि मिशन वात्सल्य कब स्टार्ट किया गया था, तो 2021 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके पहले भी योजनाएं चल रही थी बट उनका नाम चेंज किया गया था। क्लियर? देखिए, अभी जो बात हो रही है वो आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो पुट्टुपर्थी है वहां पर साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। और स्पेशली इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये क्या चीज़ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री सत्य साईं बाबा के बारे में हम ज़रूर जानते होंगे, जिनके दुनिया भर में अनुयायी हैं। तो उनको एक तरीके से उनके अनुयायियों के लिए एक सेंटर प्रोवाइड किया गया है, जहां पर दुनिया भर के विद्वान और जो शिक्षा से रिलेट करते हैं, जो आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं, जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके लिए एक सेंटर प्रोवाइड किया गया है जहां पर वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। और साथ में ही ये जो कन्वेंशन स्टार्ट किया गया है, ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो अभ्यास और प्रेरणा। इसका विषय क्या है? तो अभ्यास और प्रेरणा के नाम से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और साथ में ये जो शताब्दी थी, जो जिसको कहा जा रहा है कि ये श्री सत्य साईं बाबा की शताब्दी थी, तो इस शताब्दी को कर्तव्य काल कहा गया है। कर्तव्य काल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें विरासत को और विकास को, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ने के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हमने बात कर ली। चूंकि श्री सत्य साईं बाबा पुट्टपर्थी में जन्मे थे, जो पुट्टपर्थी है आंध्र प्रदेश का, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। इसीलिए साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इसी जगह पर खोला गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश आपको भारत का जो दक्षिण हिस्से में देखने को मिल जाएगा, पूर्वी तट से सटा हुआ देश है, जिसको भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं, यानी आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कुचिपुड़ी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जिसके बारे में हमने जरूर पढ़ा होगा। साथ में ही इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। इसके राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नजीर हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। विधानसभा में सीटें 175 है, यानी सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 175 सीटें हमें देखने को मिलेगी। राज्यसभा के लिए यहाँ से 11 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 25 सीटें जाती हैं। क्लियर? और साथ में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी का जो तट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जगनम्मा अम्मा वोडी। जगन मोहन रेड्डी ने जगनम्मा अम्मा वोडी योजना शुरू की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा जगनम्मा अम्मा वोडी जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया है। अच्छा, साथ में आपको बता दूं कि इसको लॉन्च कर दिया गया था 9 जनवरी 2020 को। कब लॉन्च किया गया था? 9 जनवरी 2020 को। लेकिन अभी इस योजना को शुरू कर दिया गया है। लॉन्च तब किया गया था लेकिन अब इसको स्टार्ट कर दिया गया है ना। इसकी घोषणा करी गई है वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाएगा? तो जैसा देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो माताएं हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो माताएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है वो कितने करोड़ रुपए की है? तो 6,392 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की लगभग 42 लाख जो माताएं हैं उनको फायदा होगा और हर साल 15,000 रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य तीनों पर असर पड़ेगा। तो हमने बात कर ली जगनम्मा अम्मा वोडी जो योजना स्टार्ट की गई है उसके बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमार्केट में जो प्लास्टिक बैग यूज होता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या किया है, न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश हो गया है जिसने सुपरमार्केट के अंदर जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, ऐसी बात कही गई है। और साथ में ही प्लास्टिक स्ट्रॉ जो होते हैं उसको भी बैन करने के बारे में बात किया गया है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक प्लेट, कटोरे, जो कल्डरी के निर्माण, बिक्री और वितरण सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सुपरमार्केट के अंदर न्यूजीलैंड के द्वारा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। साथ में न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है, सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं, गवर्नर जनरल सिंडी कीरो हैं, प्रधानमंत्री क्रिस हिम्पिक्स हैं, हिपकिंस। प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस हिपकिंस है, और मुद्रा यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर है। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स इन सुपरमार्केट्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ICAR और IARI, ठीक है। तो इनके लिए हमारे देश के जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो उनके द्वारा इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जिसका क्या नाम है, मधुमास। क्या नाम है, मधुमास। और ये मधुमास ICAR और IARI है ना, इससे रिलेट करता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके का छात्रावास है या इस तरीके का ये हॉस्टल है जिसमें छात्रों के लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। इसमें फूड कोर्ट होगा, इसमें एक्सरसाइज की व्यवस्था करवाई गई है, यानी कि आपको जिम देखने को मिल जाएगा, रेस्टोरेंट होंगे, इसमें सौर ऊर्जा प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, वर्षा के जल को संचय करने की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, वाईफाई नेटवर्किंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, RO की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और लगभग इस हॉस्टल में 504 जो छात्र हैं वो रह सकते हैं। ओके, तो हमने बात कर ली मधुमास नाम का जो इंटरनेशनल हॉस्टल स्टार्ट किया गया है ICAR और IARI के तहत, उसके बारे में जिस उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे देश का यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के पूसा में हमें देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना जब करी गई थी 1911 में, तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में करी गई थी बिहार के पूसा में, ठीक है। और इसके बाद 1936 में इसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया, नई दिल्ली में लेकर आया गया। स्पेशली ये कृषि से रिलेटेड अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1905 में इसका गठन किया गया था। इसके निदेशक या डायरेक्टर कौन है इस समय, तो अशोक कुमार सिंह इसके डायरेक्टर हैं। क्लियर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में अगर बात करें, यानी ICAR के बारे में बात करें, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कृषि से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च है उसको करने के लिए, उसके कृषि से रिलेटेड एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये सेंटर जिम्मेदार है, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट देता है कृषि मंत्रालय का जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग है उसे, है ना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका हमारे देश का जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि हमारे यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 16 जुलाई को करी गई थी 1929 में। 1929 में 16 जुलाई को इसकी स्थापना करी गई थी। इसके डायरेक्टर कौन है, तो हिमांशु पाठक इसके डायरेक्टर हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है, तो भारत और यूके के बीच एक समझौता हुआ है, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसका नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला। ओके, इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है भारत और यूके के बीच में
3 जुलाई को। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा स्पेशली जो विद्युत प्रणोदन का क्षेत्र है उसमें काम किया जाएगा और उसमें जो भी संभावनाएं हैं उसको तलाशने का काम किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के बारे में बात की गई है और टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने के बारे में भी। देखिए, दोनों देश आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है इसके क्षेत्र में काम करने के लिए। ओके, क्लियर। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नई क्लास में नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारों के साथ में, और साथ में ही जो भी कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं, आप नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मन करता है काम करने का, मुझे हिम्मत आती है और एक पॉजिटिविटी सी फील होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।